दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम के चुनावी रण में भाजपा ने सीएम योगी को उतारा और करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। जी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव हो या राज्यों के विधानसभा चुनाव, स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भाजपा मैदान में उतार रही है। असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों में भाजपा बेहतर प्रदर्शन के एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और पार्टी ने दोनों चुनावों में अपने इस नायक को उतार दिया है। जी आपको बता दें कि 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के मालदा में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली हो चुकी है और चुनावी रैलियां करने के लिए सीएम योगी पश्चिम बंगाल और असम आते जाते रहेंगे और भाजपा के पक्ष में मतदाताओं को रिझाने का प्रयास करेंगे। जी आपको बता दें कि 16 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा असम में है और वहां की रैली करने के बाद 17 मार्च को उनकी रैली पश्चिम बंगाल में है। जी आपको बता दें कि असम की जनसभा करने के अगले ही दिन सीएम योगी पश्चिम बंगाल आएंगे और दोनों ही राज्यों में सीएम योगी की कई जनसभाएं होनी है। मुस्लिम बहुल मतदाताओं वाली सीट मालदा में सीएम योगी ने 2 मार्च को रैली करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि यहां जय श्री राम बोलने से रोका जाता है। अगर भाजपा की सरकार बनी तो टीएमसी के गुंडे जान बचाने के लिए भीख मांगेंगे और माफी मांगने वाली तख्ती गले में लटकाकर चलेंगे। और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें कि सीएम ममता बनर्जी का वीडियो द्वारा संदेश, कहा जल्द लौटूंगी, जरूरत पड़ी तो व्हील चेयर पर करूंगी रैली। जी हां आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में नामांकन दाखिल करने पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार शाम कथित रूप से कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया और इस हादसे में टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता को काफी चोटें आई और जिसके बाद उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवार को ममता बनर्जी ने अस्पताल एक वीडियो संदेश जारी कर समर्थकों को अपनी सेहत की जानकारी दी और उनसे शांति बनाए रखने की अपील की है। अपने वीडियो संदेश में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे कुछ ऐसा ना करें जिससे प्रदेश का माहौल खराब हो। उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा अपने वीडियो में ममता बनर्जी ने कहा है कि वे ठीक होते ही चुनाव के लिए व्हील चेयर पर कैंपेन करेंगी और अपनी सेहत की जानकारी देते हुए बंगाल के सीएम ने कहा कि मेरे सिर में काफी दर्द है और बीते दिन में लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही थी तभी उनके पैर में चोट लग गई। जी आपको बता दें कि वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम ममता बनर्जी अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं और उनके बाएं पैर में प्लास्टर बंधा हुआ है। बंगाली में बोलते हुए ममता बनर्जी कहती हैं कि मुझे हाथ, पैर और लिगामेंट में चोटें लगी हैं। मैं कार के पास खड़ी थी जब मुझे कल धक्का दिया गया था। मैं जल्द ही कोलकाता से रवाना हो जाऊंगी। और बता दें कि बुधवार को घायल अवस्था में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने दावा किया था कि यह हमला जानबूझकर कराया गया है, ये एक राजनीतिक साजिश है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इस हमले को ममता बनर्जी का ही सियासी पाखंड बताया है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि ममता बनर्जी पर हुए हमले में बीजेपी कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग, कहा दीदी का ड्रामा इस चुनाव में काम नहीं आएगा। जी आपको बता दें कि बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कथित हमले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि यह देखने की जरूरत है कि क्या घटना सच में हुई है या फिर वोट हासिल करने के लिए अच्छी तरह से लिखी गई नाटक थी। पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि राज्य के लोगों ने इस तरह के नाटक को पहले भी देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह सच में अब जांच का विषय है कि आखिर क्या हुआ था, कैसे 4 से 5 लोग आए और Z+ सिक्योरिटी को चकमा देकर हमला करके चले गए। ये एक ऐसा मामला है जिस पर गौर किया जाना है। राज्य सरकार की सच्चाई लाने के लिए सीबीआई जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। बहाना बनाकर ममता बनर्जी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर षड्यंत्र है तो सीबीआई और सीआईडी को बुलाओ। सिर्फ षड्यंत्र का बहाना बनाकर ममता बनर्जी आम लोगों का ध्यान खींचना चाहती हैं और सीसीटीवी फुटेज निकालो ना, इससे सारा सच सामने आ जाएगा। लेकिन वो ये नहीं करेंगी क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसा बहाना बनाकर वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं। अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को कहा था कि ममता बनर्जी जो भी कर रही हैं वो सब नौटंकी है। चुनाव को पास आता देख उनकी पार्टी का ये ड्रामा है। और वहीं कैलाश विजयवर्गीय बोले कि हमले का वीडियो जारी किया जाए। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि चुनाव आयोग उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में जो आया है उसे सार्वजनिक करना चाहिए। आश्चर्य है कि ममता बनर्जी के साथ इतनी पुलिस चलती है और 4 लोग घटना करके चले गए। ये बहुत दुख की बात है। मैं उनकी लंबी आयु और जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि महाराष्ट्र
समेत कई राज्यों में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, केंद्र ने जताई चिंता। जी हम बात करें कि देश के कई राज्यों में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को लेकर केंद्र ने चिंता जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि महाराष्ट्र में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस चिंता का विषय है। और मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा को भी स्थिति पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। और केंद्र सरकार ने साथ ही कहा है कि किसी भी राज्य में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हमारी सलाह है कि जिन भी राज्यों में कोविड मामले बढ़े हैं वहां सभी जिलों में टीकाकरण तेज करने की जरूरत है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि वे महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के नए केसों को लेकर चिंतित हैं, इसलिए हम वायरस को प्रति लापरवाह ना बने और हमें अभी कोविड के गाइडलाइंस का पालन करना होगा। दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़े हैं और उससे करीब फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद के इलाकों में भी कोविड मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि नागपुर के बाद उद्धव ठाकरे की चेतावनी, कहा और शहरों में भी लग सकता है लॉकडाउन। जी आपको बता दें कि देश में एक तरफ कोरोना वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। राजनेताओं से लेकर आम लोग सब वैक्सीन की डोज ले रहे हैं और इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल उद्धव सरकार ने नागपुर में 7 दिनों तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है और वहीं अब उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार आने वाले वक्त में राज्य के और जगहों पर भी लॉकडाउन लगाने का फैसला कर सकती है। सीएम ठाकरे ने बताया कि कोरोना के मामले लगभग 1 महीने से बढ़ रहे हैं और कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लेने के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाले दिनों में नियमों की सख्ती के पालन नहीं करने वाले कुछ जगहों पर लॉकडाउन लगाने का फैसला करना पड़ सकता है। हालांकि सीएम ने यह भी कहा कि अभी स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है। सीएम ने लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए भी कहा है। साथ ही कोरोना वैक्सीन से संबंधित अफवाहों पर उद्धव ने कहा है कि वैक्सीन के बारे में डरने या भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। सीएम ठाकरे ने कल टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के तहत कोरोना वैक्सीन लगवाई और इस दौरान उनको कोवैक्सीन का टीका लगाया गया। इसके साथ ही उनकी पत्नी रश्मि और उनकी मां को भी कल वैक्सीन का पहला शॉट लगाया गया। जब सीएम ठाकरे को वैक्सीन लगाई गई तब वरिष्ठ चिकित्सक और चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के निदेशक भी वहां मौजूद रहे। और दूसरी अगली खबर बता दें कि भारत में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन पर डेनमार्क सरकार ने लगाई रोक, सामने आए साइड इफेक्ट के मामले। जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ दुनिया भर में टीकाकरण का काम युद्ध स्तर पर जारी है और इस बीच डेनमार्क से वैक्सीनेशन को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूरोपीय देश डेनमार्क में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद कुछ लोगों में गंभीर साइड इफेक्ट देखे गए हैं। वैक्सीन की डोज लेने के बाद लोगों में स्वास्थ्य समस्या के बाद डेनमार्क के स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 14 दिनों के लिए टीके के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। बता दें कि भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है और बताया जा रहा है कि डेनमार्क के लोगों को वैक्सीन की खुराक देने के बाद उनमें रक्त के थक्कों संबंधी कई परेशानियां सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क की राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोरोना वायरस वैक्सीन को अस्थायी रूप से निलंबित किया जा रहा है। लोगों में सामने आए रक्त के थक्कों के कई मामले चिंता का विषय है। इस मामले में वैक्सीन निर्माता कंपनी से भी संपर्क किया गया है। फिलहाल उनकी तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आपको बता दें रिपोर्ट के मुताबिक कथित रूप से एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। डेनमार्क की सरकार ने टीकाकरण कार्यक्रम के प्रभारी क्षेत्रीय अधिकारियों से एस्ट्राजेनेका शॉट का उपयोग बंद करने के लिए कहा है। डेनमार्क के अलावा 6 अन्य देशों द्वारा भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की खबर है और बता दें कि इससे पहले टीकाकरण के दौरान ऑस्ट्रेलिया में एक महिला की मौत के बाद वहां भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई थी। और वहीं भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कोविशील्ड के नाम से करती है। वैक्सीन को भारत सरकार की तरफ से टीकाकरण की मंजूरी मिलने के बाद देश में बड़ी संख्या में लोगों को इसकी डोज दी जा रही है और वहीं भारत में वैक्सीन की वजह से अब तक किसी भी तरह के साइड इफेक्ट का मामला सामने नहीं आया है।
और दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि उमा भारती ने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हालत वैसी होगी जैसी 2003 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की थी। जी हम बात कर रहे हैं कि भाजपा नेत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि बंगाल की विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की स्थिति ठीक वैसी होगी जैसी कांग्रेस की मध्य प्रदेश में 2003 में हुई थी। टीएमसी 30 से 35 सीटों पर सिमटेगी। जी हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी द्वारा हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर दिए गए बयान पर उमा भारती ने कहा कि राहुल को संघ की शाखाओं में जाना चाहिए। उमा भारती महाशिवरात्रि पर महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आई थीं। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का दुग्धाभिषेक किया। और आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि पश्चिम बंगाल ममता 30 से 35 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएंगी। और रही बात राहुल गांधी की सिंधिया को वापस कांग्रेस में आने का आमंत्रण देने की, तो उनको यानी राहुल गांधी को कुछ दिन संघ की शाखाओं में जाना चाहिए। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद उमा भारती ने कहा कि मैंने बाबा से देश भर में कोविड संकट के समाप्ति की कामना की है। सब सुखी रहें, समृद्ध रहें। और दोस्तों अगली बड़ी खबर बता दें कि महाशिवरात्रि पर सोनू सूद को ट्वीट करना पड़ा भारी। शिव भक्तों ने लगा दी क्लास। जी आपको बता दें कि एक्टर सोनू सूद वैसे तो गरीबों के लिए मसीहा हैं, लेकिन उनका कल का एक ट्वीट उन पर भारी पड़ गया है और इसी वजह से सोशल मीडिया पर #Who the hell are you सोनू सूद ट्रेंड कर रहा है। दरअसल सोनू सूद ने महाशिवरात्रि पर लोगों को बधाई देते हुए कहा कि शिव भगवान की फोटो फॉरवर्ड करके नहीं, किसी की मदद करके महाशिवरात्रि मनाएं। जी आपको बता दें कि सोनू के इस ट्वीट पर उनके फैंस तो काफी खुश थे, लेकिन कुछ शिव भक्तों को सोनू सूद का ज्ञान देना रास नहीं आया। उन्होंने एक्टर की क्लास लगा दी और उन्हें ट्रोल करने लगे। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अभी ईद के दिन भी बोल दिया करो कि बकरा काट कर नहीं, किसी के दुख दर्द काट कर ईद मनाओ। जी आपको बता दें तो किसी ने और लिखा कि अपना ज्ञान शिवसेना वालों के मातोश्री पर जाकर देना, हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, ना ही आपके सलाह की मैं मेहनत से कमाता हूँ, इज्जत की खाते हैं, किसी के एहसानों कर्म पर नहीं जीते हैं। हर हर महादेव। आप बहुत पक्षपाती रवैया अपना रहे हो। और एक व्यक्ति ने लिखा कि प्रिय सोनू सूद जी, विगत वर्ष आपके द्वारा किए गए कार्यों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और आपके प्रति मेरे मन में बहुत आदर वृद्धि हुई। सभी ने आपके कार्यों को सराहा जो वास्तव में सराहनीय भी थे, किंतु कुछ समय से मैं क्या देख रहा हूँ कि आप बहुत पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं। एक खास धर्म को लेकर किसी गरीब की मदद करने का प्रवचन ना दीजिए। और किसी यूजर ने लिखा कि शिवरात्रि के शुभ दिन खुद को पैगंबर मानकर किसी गरीब की मदद करने का प्रवचन ना दीजिए। हो सकता है दूसरे आपसे ज्यादा मदद गरीबों की करते हो, वो भी बिना प्रचार किए, चंदे के पैसों से नहीं बल्कि अपने पैसों से। तो दोस्तों सोनू सूद के किए गए ट्वीट के बारे में आप कितना सहमत हैं और इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी की चोट को टीएमसी ने बनाया चुनावी मुद्दा। शुक्रवार को कार्यकर्ता मुंह पर बांधेंगे काली पट्टी। जी हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सियासत में बुधवार का दिन काफी गहमा गर्मी भरा रहा, जहां नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई और टीएमसी ने इसे हमला बताते हुए केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही इसको टीएमसी ने बड़ा राजनीतिक मुद्दा मान लिया, जबकि बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दल इसे पॉलिटिकल ड्रामा कह रहे हैं। आपको बता दें साथ ही मौन विरोध के लिए मुंह को काली पट्टियों से ढकेंगे और उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि हमने देखा है कि कैसे चुनाव आयोग द्वारा बंगाल की अनदेखी की जा रही है। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सिर्फ एक ही चरण है। इसके अलावा असम में भी सिर्फ 3 चरण में चुनाव रखा गया है। और वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि वाहन के लोहे के खंबे से टकराने के बाद हादसा हुआ। अगर ऐसा होता तो वाहन पर खरोंच के निशान होते, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके मुताबिक सीएम फुटबोर्ड पर खड़ी थी, तभी उनको धक्का दिया गया, जिसकी जांच की मांग वो कर रहे हैं। और इसके अलावा सौगत रॉय के नेतृत्व में टीएमसी सांसद शुक्रवार को चुनाव आयोग जाएंगे और निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। मंत्री के मुताबिक बीजेपी के एक सांसद ने कहा था कि 10 तारीख का इंतजार कीजिए और फिर देखिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और डीजी को उनके पदों से हटा दिया गया। ममता की रैली के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए कोई पुलिस अधिकारी नहीं था।
और दोस्तों अगली खबर में बता दें जो कि उत्तर प्रदेश से है कि शिवपाल ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले मजबूरी में बनानी पड़ी अलग पार्टी, मुलायम सिंह का आशीर्वाद हमारे साथ। जी हम बात करें कि समाजवादी पार्टी से अलग होकर बनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो लोग बड़ों का सम्मान नहीं करते वो कभी सफल नहीं होते, उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। शिवपाल सिंह यादव ने एक वैवाहिक समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो झुका होता है, सिर्फ ठूंठ पेड़ पर ही चील और कौवे बैठते हैं। उन्होंने कहा कि अहंकार नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा वो किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते, हमारे साथ ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमें अलग पार्टी बनाना पड़ा। मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए शिवपाल ने कहा कि हमेशा नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ रहा है, उनकी दी हुई सीख ही हमारी रक्षा करता है। छोटे मन के लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक ट्वीट करते हैं और अपना काम हो गया यही समझते हैं। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों नफरत की खेती करते हैं और दोनों जुमलेबाज हैं, इनके पास सिर्फ असत्य है। और दोस्तों मैं अगली खबर बता दें कि तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, कहा असली में सबसे बड़ा शराब माफिया तो वो हैं, उनके संरक्षण में बिक रही शराब। जी आपको बता दें कि बिहार में शराब की अवैध बिक्री और राज्य सरकार में मंत्री के एक घर से कथित तौर पर शराब की बरामदगी के आरोप को लेकर राजद नीतीश सरकार पर हमलावर है। बुधवार को विधानसभा तो गुरुवार को तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला और साथ ही कई आरोप भी लगाए। जी आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बोलते बोलते यहां तक कह दिया कि बिहार में अगर सबसे बड़ा शराब माफिया कोई है तो वो है नीतीश कुमार, क्योंकि उनके संरक्षण में शराब का धंधा फल फूल रहा। बिहार में इतना कुछ हो रहा है कि लेकिन उन्हें ही नहीं पता होता। सरकार अगर वो चला रहे हैं, प्रशासन वो चला रहे हैं तो दोषी कौन होगा? अगर कोई कार्रवाई होती भी है तो सिर्फ दलितों, गरीबों, वंचितों, लाचारों, किसानों और अति पिछड़ा लोगों पर ही होती है। कहा कि शराब के मामले में आज तक किसी भी बड़े आदमी पर कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार सरकार के 64% मंत्री दागी हैं। साथ ही कहा कि मंत्री और विधायक ही शराब कारोबार में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि एक मंत्री के भाई के स्कूल से शराब बरामद हुई और उस मामले क्या कार्रवाई हुई ये किसी को नहीं पता। उन्होंने मांग की कि मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त किया जाए। तेजस्वी ने कहा कि मंत्री सबूत के साथ जवाब दे, अगर उनके भाई और परिवार के लोग इसमें शामिल हैं और क्या सबूत चाहिए। जी आपको बता दें कि राजद नेता ने कहा कि नीतीश जी बेबस, कमजोर, मजबूर और थके हुए सीएम हैं। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं कि देश भर में सोने और चांदी के ताजा भाव। जी आपको बता दें कि अब तक 22% तक सस्ता हो गया है सोना, 12,000 से अधिक घट गया है दाम। जानिए और कितनी गिरेगी कीमत। जी हम बात करेंगे, अगर आप सुरक्षित निवेश के सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो देर मत कीजिए, सोना खरीद ही लीजिए। देश में सोना की कीमत में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आलम यह है कि सोना फिलहाल 11 महीने के सबसे नीचे के स्तर पर पहुंच गया है। अगस्त 2020 में सोना अपने रिकॉर्ड स्तर पर 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, लेकिन अब करीब 22% गिरावट के साथ ये करीब 12,400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। क्या आने वाले दिनों में भी सोना और सस्ता रहेगा? जी आपको बता दें कि सोना की कीमतों में जोरदार गिरावट के चलते निवेशकों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या सोना और सस्ता होगा। विशेषज्ञों की माने तो वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में सुधार के कारण सोने की कीमतों में काफी कमी आई है और विशेषज्ञों का मानना है कि सोने की कीमतों का कमजोर होना शायद लंबे समय तक टिका न रह सकेगा। डॉलर में कमजोरी, बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव और मौद्रिक विस्तार का सोने की कीमत पर सीधा असर पड़ा है। और दोस्तों में जान लेते हैं क्या देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें पश्चिमी विक्षोभ का असर और इन राज्यों में बारिश व बर्फबारी की चेतावनी। जाने दिल्ली, यूपी व बिहार का क्या है मौसम। जी हम बात करें कि उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 2-3 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है और मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि उत्तर भारत के पर्वतों पर इस हफ्ते 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। इसकी वजह से यूपी, बिहार, एमपी और दूसरे राज्यों में हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ भारत के मौसम को लगातार प्रभावित कर रहा है।
देश के उत्तरी हिस्सों के आसपास उत्पन्न होने वाली इस मौसमी बदलाव से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, साथ ही कुछ मैदानी इलाकों में बारिश भी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान और उसके आसपास पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है, साथ ही 2 अन्य पश्चिमी विक्षोभ की उत्पन्न हो रही है। ये पश्चिमी विक्षोभ भारत के मौसम पर असर डाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।